सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रिकी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया। इसको पूरा कहा गया स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता। तो दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है यह हम ऐसे भी कह सकते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब इसका नाम जैसे कि कर दिया गया यानी कि बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया है, या मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन या मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से विजुअल इम्पेयर्ड, क्योंकि यह आपका कॉमन टॉपिक है और सभी कोर्सों के लिए है, चाहे वह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो। फर्स्ट ईयर का आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा, और जो सेकेंड ईयर का आपका 7वां पेपर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉमन पेपर, कॉमन टॉपिक। तो दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अनुसार हम सारी चीज़ें जानेंगे। उद्देश्य क्या है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस लिए बनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या है, कितने अध्याय हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अगर आप चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सेंड कर दूंगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक वहां पर आपको मिल जाया करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, यानी कि जो यह नेशनल ट्रस्ट एक्ट है आपका राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 है, यह किसके अधीन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, क्योंकि दिल्ली में इसका मुख्यालय होने का कारण यह है क्योंकि भारत सरकार से है। और दोस्तों, राष्ट्रीय स्वपरायणता, जिसको हम कहते हैं स्वलीनता या ऑटिज्म कहते हैं, स्वलीनता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 के अधीन एक कानूनी निकाय है, यानी कि एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम पारित किया गया 1999, जिसको बोला गया एनटीए एक्ट 1999 बोला गया। और यह अधिनियम भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के माता पिता और परिवार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बालक है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनके माता पिता और परिवार, जब इनका संरक्षण कोई नहीं करता तो इसका कार्य किसको? एनटीए एक्ट को सौंपा गया। अब इसके पहले दोस्तों एक एक्ट आया था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी 1995 में दोस्तों एक्ट आया, और समान अवसर पूर्ण भागीदारी की जहां पर बात की गई। और अगर आप इस एक्ट को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका भी लिंक दे दूंगा, आप इस एक्ट को भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ आरपीडब्ल्यूडी 2016, इसका भी दोस्तों लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सेकेंड ईयर के कॉमन पेपर के टॉपिक हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ जरूर कभी ना कभी जरूर पूछा जाता है। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जिसमें बात की गई थी 2009, और जिसको पारित किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक आपका और है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA 2001। तो दोस्तों, अगर आप इन चारों टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के माता पिता के जीवन काल में जब वे देखभाल के लिए ना रह जाएं, यानी कि जो माता पिता हैं या कोई संरक्षक है दिव्यांग व्यक्ति का है, उसके लिए अगर नहीं है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का उपबंध किया जाएगा आपका राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत।
इसके लिए एक प्रबंध न्यासी बोर्ड का गठन किया जाएगा जो अधिनियम को कार्यान्वित करने से संबंधित विषयों को सुनिश्चित करेगा, यानी कि इस अधिनियम को कार्यान्वयन करेगा और उसका गठन किया जाएगा एक बोर्ड का, जिससे कि उस बोर्ड के गठन के बाद क्या होगा कि जितने भी संबंधित विषय हैं, कार्य हैं, वो उस बोर्ड, वह जो बोर्ड होगा उसको कार्यान्वयन करेगा, उस पर कार्य करेगा। इस अधिनियम का कार्यान्वयन अन्य निकाय स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा होगा और जो कार्य होगा उस पर जिला स्तर पर इसका कार्य, राज्य और जिला स्तर पर इसका कार्य होगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिनियम बनाया गया, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पारित की जाती है, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, तो उसका आखिरकार उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य पे बात करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को उनके माता पिता या संरक्षकों की मृत्यु की दशा में देखभाल करना, यानी कि अभी आपको बताया गया कि एक गठन किया जाएगा, बोर्ड के अनुसार एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जो क्या करेगी, दिव्यांग व्यक्ति के जब माता पिता नहीं रहेंगे तो उनके संरक्षक और जो भी उनके संरक्षक होंगे उनके ना रहने के बाद में उसकी देखभाल की जाएगी दिव्यांग व्यक्ति की। दूसरा आपका उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें संरक्षण दिया जाएगा और न्यासी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी तय की जाएगी, यानी कि जब माता पिता नहीं रहे या कोई भी किसी भी प्रकार का संरक्षक नहीं रहा तो न्यासी को, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनको एक संरक्षक दिया जाएगा, चाहे वह उनके परिवार से हो, चाहे कोई ऐसा संरक्षक दिया जाएगा जो उसकी देखभाल कर सके। नेक्स्ट आपका देखते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, जितने भी समान अवसर होंगे। ऐसी बात दोस्तों 1995 एक्ट में भी कही गई थी, 1995 एक्ट में भी कही गई थी, यानी कि PWD एक्ट में भी कही गई थी। तो वहाँ पर क्या कहा गया था? PWD एक्ट में क्या कहा गया था? समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी कहा गया था वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इसी चीज़ की बात की गई कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा और उनको सब जगह पूर्ण भागीदारी की बात की जाएगी, यानी कि अगर वो शिक्षा लेने जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर पूर्ण भागीदारी मिलेगी, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं उनके लिए उनके हिसाब से सेटअप तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उन दिव्यांग व्यक्तियों की समस्या का समाधान करना जिसके परिवार में कोई सहारा नहीं है, यानी कि मैंने आपको बताया कि माता पिता नहीं रहे, कोई भी संरक्षक नहीं रहे, तो वो दिव्यांग व्यक्तियों की लिए सहारा किया जाएगा जिनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, तो उसके लिए क्या समाधान किया जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि यह एक्ट जो कोई भी अगर एक्ट पारित होता है तो वहाँ पर अधिनियम भी बनाए जाते हैं, वहाँ के अध्याय भी होते हैं और खंड भी होते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय हैं और उन 9 अध्यायों में 36 खंड हैं। तो हम पहला अध्याय देखते हैं और पहले अध्याय के अंतर्गत इस अध्याय में जो 4 दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया, यानी कि स्वलीनता जिसको हम कह सकते हैं ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि CP, मानसिक मंदता यानी कि अब इसका नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और जो आपका बहुविकलांगता या कह सकते हैं बहुदिव्यांगता, क्योंकि विकलांगता शब्द अब यूज़ नहीं किया जाता है, अब कहा जाता है दिव्यांगता, तो बहुदिव्यांगता। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया कि हाँ वाकई स्वलीनता क्या होती है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है, मानसिक मंदता क्या होती है, इन सभी की डेफिनेशन बताई गई अध्याय 1 के अंतर्गत। दोस्तों अगर आप डेफिनेशन सभी की देखना चाहते हैं तो वीडियोस पहले से अपलोड की जा चुकी हैं और आप लोग उन वीडियोस को देख करके पूरा टॉपिक है इन सभी का जो कि अपलोड किया जा चुका है चैनल पर। आप लोग वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अध्याय 2 आता है। अब अध्याय 2 में क्या कहा गया कि जो आपका बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा। उसके गठन में कौन कौन होंगे? तो उसके गठन में दोस्तों एक आपका होगा चेयरमैन और उसमें से
दूसरा आपका 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्यों में से 3 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी संगठन व अभिभावक संघ के होंगे, यानी कि जो 6 सदस्य और जिनमें से 3 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर सरकारी संगठन व अभिभावक संघ के होंगे। नेक्स्ट आपका 8 सदस्यों की बात होगी, तो वो 8 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे? मंत्रालयों तथा विभागों से लिए जाएंगे 8 सदस्य। नेक्स्ट आपका 3 व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्रों के भी होंगे और इसके बाद में एक कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, यानी कि एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इतने सारे लोग नियुक्त किए जाएंगे और इतने सारे जो लोग नियुक्त किए जाएंगे वो उनकी जो कार्यावधि होगी वो केवल और केवल 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। 3 वर्षों के बाद में दूसरी का जो कार्यपालिका है उसका गठन किया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सभी अभ्यर्थियों का भला होना चाहिए, सभी के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए। कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति आपके पास, अगर आपके साथ 25 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो सभी के पास जैसे भी आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जैसे भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में क्या क्या कहा गया? अध्याय 3 में सभी चीज़ों के बारे में बताया गया, यानी कि किस प्रकार से अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों का जीवन यापन होगा, क्या क्या सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान की जाएंगी, कहाँ पर किस प्रकार से पंजीकरण किया जाएगा, ये सभी चीज़ें बताई गई। चलिए देख लेते हैं। अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों को समुदाय के भीतर यथासंभव जीवन जीने योग्य बनाना, यानी कि जो समुदाय है उसके भीतर किस प्रकार से उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं कि उनका जो जीवन यापन है सभी के साथ मिलकर हो सके, या कह सकते हैं कि सभी के का संरक्षण हो सके और सभी के लिए संपूर्ण भागीदारी हो सके। नेक्स्ट आपका अक्षम व्यक्तियों को उनके परिवार के साथ रहने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना जो कि उन्हें सहायता प्रदान कर सकें। नेक्स्ट आपका कह सकते हैं अक्षम व्यक्ति के परिवार की संकटकालीन स्थिति में आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करना और उसके लिए पंजीकृत संस्थानों को सहायता प्रदान करना, यानी कि जब कोई ऐसी संकटग्रस्त स्थिति आएगी उसमें आवश्यकता आधारित जो सेवाएं होंगी अक्षम व्यक्तियों को उनको प्रदान करना और साथ ही साथ पंजीकरण संगठनों की सहायता भी प्रदान करना। जो पंजीकरण संगठन है उनको भी सहायता प्रदान करना होगा। इसका कार्य दोस्तों आपका एनटीए एक्ट का कार्य। नेक्स्ट आपका अध्याय 3 के अंतर्गत, और जिन अक्षम व्यक्तियों का परिवार नहीं है, यानी कि माता पिता नहीं है, उनका कोई संरक्षक नहीं है, तो उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट आपका अक्षम व्यक्ति के अभिभावक तथा संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में उनकी देखभाल की सुरक्षा भी करना इसका कार्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करना। जो भी कार्य होंगे उनमें क्या संरक्षक नियुक्त किया जाएगा उसकी भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अक्षम व्यक्तियों के लिए मैंने आपको बताया समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा संपूर्ण भागीदारी का अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट आपका अध्याय 4 आता है और अध्याय 4 के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य आएंगे। आखिरकार एनटीए एक्ट जो बोर्ड है उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी और कर्तव्य क्या क्या होंगे, इन पर बात की गई है। तो इसमें कहा गया है केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त कराना, यानी कि केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए का अनुदान देगी और अक्षम महिला, गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति तथा अक्षम वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो अक्षम महिलाएं होंगी, गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति होंगे और अक्षम वरिष्ठ नागरिक होंगे, इनको सभी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और इनके सभी के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आपका अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति से सहायता के रूप में चल संपत्ति प्राप्त करना, यानी कि जो अक्षम व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त कराई जाएगी और उनकी चल संपत्ति के लिए उनको दिखाया जाएगा और उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय न्याय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम, अगर समुदाय पर आधारित जीवन यापन की बात की जाए तो समुदाय में क्या क्या सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि बैरल फ्री वातावरण उपलब्ध कराना, चाहे वह स्कूल के अंतर्गत हो, चाहे वह रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत हो, चाहे वह आपका जितने भी सरकारी आपके कार्यालय हैं यहाँ पर हो, सभी के लिए बैरल फ्री यानी कि सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि
बच्चे अच्छे से आसानी से जा सके, चाहे वह विजुअल इंपेयरमेंट का हो, चाहे वह हेयरिंग इंपेयरमेंट का हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो, सभी के लिए, चाहे वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी का स्टूडेंट हो, सभी के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी और वातावरण जो होगा वो उनके अनुसार बनाया जाएगा। परिवार को परामर्श तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। परिवार को यह ज्ञात नहीं है कि बच्चे को किस प्रकार से हमें वातावरण में ढालना है, तो उनके लिए परामर्श दिया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वयस्क प्रशिक्षण केंद्र बनाना। नेक्स्ट आपका संरक्षकत्व के लिए यानी कि संरक्षक के लिए स्थानीय समितियों का गठन करना और स्वयं सहायता समूह का गठन करना। तो ये सब चीज़ें आपके समुदाय के अंतर्गत आती हैं अध्याय 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका विशेष केंद्र का विकास, यानी कि जो केंद्र होंगे उसमें राहत कार्य दिया जाएगा, परिवार की देखभाल को बढ़ावा दिया जाएगा, आवासीय होम बनाए जाएंगे और आवासीय छात्रावास की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इतना आपका जो अध्याय 4 था उसके अंतर्गत था। अब बात आती है पंजीकरण प्रक्रिया, यानी कि अध्याय 5 की बात आती है और पंजीकरण प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। दिव्यांग कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन बोर्ड से पंजीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे जाएंगे और इन आवेदनों में क्या क्या होगा, आवेदन निर्धारित प्रपत्र होना चाहिए। नेक्स्ट आपका दिशा निर्देशों के आधार पर उनकी जांच की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका जांच के आधार पर क्या क्या होगा, मान्यता स्वीकृत तथा अस्वीकृत की जाएगी, यानी कि जब जांच की जाएगी, जो प्रपत्र आपके बनाए जाएंगे उसी के आधार पर क्या होगा, मान्यता को स्वीकारा जाएगा और अस्वीकारा जाएगा। नेक्स्ट आपका स्थानीय समिति। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो आपके मैंने एक्ट बताए SSA, RTE और आपका PWD और RPWD, इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन सभी वीडियोस को देख लेंगे काफ़ी, क्योंकि सेकेंड ईयर की ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जो आपका अध्याय 6 है इसमें स्थानीय समितियों के बारे में बताया गया और स्थानीय समितियों के बारे में क्या बताया गया, इसके अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य आते हैं, जैसे सरकारी प्रतिनिधि जो कि कम से कम एक जिला मजिस्ट्रेट स्तर का हो, वो आता है। नेक्स्ट आपका पंजीकरण संस्थानों की प्रतिनिधि आएंगे और नेक्स्ट आपके अक्षमताग्रस्त व्यक्ति आएंगे। इन सभी का कार्यकाल कितना होगा, इन सभी का भी कार्यकाल आपका होगा 3 वर्ष का, जिसमें अब बैठक की बात अगर इसमें की गई तो बैठक कितनी होगी, 3 माह में एक बार बैठक होगी। इसका मुख्य कार्य संरक्षक नियुक्त कराना है, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है दिव्यांग बच्चों के लिए संरक्षक को नियुक्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी के अंतर्गत संरक्षक की अगर बात कर ली जाए तो संरक्षक में काफ़ी सारे जो 18 वर्ष से अधिक अक्षम व्यक्ति जो हैं उनको अक्षमताग्रस्त, मानसिक मंदता और जो जितनी भी श्रेणी में आते हैं, जो 4 श्रेणियां इसके अंतर्गत बताई गई हैं, चाहे वह स्वलीनता हो, चाहे वह बहुविकलांगता हो, चाहे वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो, चाहे वह मानसिक मंदता हो, इसके लिए संरक्षक नियुक्त कराने का प्रावधान है। और आपका यदि माता पिता में से किसी की भी मृत्यु हो गई है और किसी भी तलाक की स्थिति है अगर, तो उन्हें भी संरक्षण जो होगा वो संरक्षक होगा, उसके लिए भी नियुक्त करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी अध्याय 6 के अंतर्गत। अध्याय 7 में क्या क्या कहा गया, इसमें उत्तरदायित्व तथा निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए, यानी कि संरक्षण तो प्रदान कर दिया जाएगा, उसके बाद में भी उनका निरीक्षण किया जाएगा और उनका उत्तरदायित्व क्या है इस पर बात की गई अध्याय 7 के अंतर्गत। अध्याय 8 में क्या कहा गया, वित्तीय लेखा परीक्षण का उल्लेख किया गया। 8 में किस प्रकार से वित्तीय चीज़ें जो होंगी, वित्तीय चीज़ें जो कि फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो किस प्रकार से दी जाएगी, ये बात की गई अध्याय 8 के अंतर्गत। और अध्याय 9 में बोर्ड सरकारी निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा और सरकार का ही जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा, यानी कि जो NTA एक्ट है वो सरकारी निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य करेगा और जो सरकार का निर्देश होगा, जो सरकार का निर्णय होगा वही अंतिम होगा। उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, जो कि सरकार होगा वही, जो सरकार कहेगी वही बोर्ड करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका NTA एक्ट 1999 था, यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 था, ये लगभग में समाप्त हुआ और
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।